हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर ऑफ राजस्थान की हमारी श्रृंखला में दिनांक 2 और 3 जून 2020 के सभी करंट अफेयर्स के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म प्योरली आप पर निर्भर करता है और अगर प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली यूजर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी तो मान करके चलिए कि प्लेटफॉर्म जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहता है उससे बढ़ नहीं पाएगा और हम अच्छे टीचर्स को नहीं जोड़ पाएंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से यही होगा कि आप अपनी तरफ से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खास करके वो छात्र जो रेगुलर देखते हैं, आई होप कम से कम 100 बंदे तो ऐसे होंगे जो डेली इन करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आपकी ये छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि एक छोटा सा शेयर आप अपने सभी ग्रुप्स में मार दें ताकि और भी छात्रों को इसके बारे में पता लग सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर के साथ। पहला प्रश्न राजस्थान से संबंधित, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं, पहला प्रश्न राजस्थान का ही लेने की कोशिश करते हैं। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंती लाल, क्या नाम है इनका? जयंती लाल। जयंती लाल ननोमा जो है वो राज्य के किस जिले से संबंधित है? एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना दोस्तों कल हुई है और इस दुर्घटना के साथ ही एक बड़ी हस्ती को भी हमने खो दिया। इनका नाम है जयंती लाल नेनामा। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार ये तीरंदाजी के कोच रह चुके हैं, लेकिन कल कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और तो ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। डूंगरपुर के बलड़ी नामक एक गांव है, वहां के स्थानीय थे। और चलिए इन पर थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं कि क्या कुछ जो है इनके बारे में, इनके अचीवमेंट्स रहे हैं। तो डूंगरपुर जिले के मूल निवासी, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और डूंगरपुर के जिला खेल अधिकारी, ठीक है, जिला खेल अधिकारी भी ये रहे हैं। तो उनका जो है निधन हो गया है। राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 गोल्ड, साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की स्पर्धा में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, ये इनके नाम है। इनका योगदान इतना ज्यादा है दोस्तों कि इनके योगदान की वजह से इनको जो है राज्य सरकार द्वारा न केवल पहले अच्छे खिलाड़ी के रूप में महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया गया, बल्कि बाद में एक अच्छा कोच होने की वजह से इनको गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी दिया गया। ये 2 अवार्ड हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं। पहला आपके खिलाड़ियों को दिया जाता है जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, दूसरा उन सभी गुरुओं को दिया जाता है, उन सभी प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके सानिध्य में जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो ये यहाँ पर आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 बार ये भारतीय टीम के कोच रहे, सबसे पहले 2013 में, उसके बाद में 2015 में और फिर 2019 में। लेकिन एक दुर्घटना ने इनको जो है हमसे दूर कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि इनके सानिध्य में बहुत से ऐसे छात्र थे, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो कि आगे बढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके ज्योग्राफी का एक टॉपिक भी है, आरएस मेंस में टॉपिक है, जिसको बोलते हैं हम साइक्लोन या चक्रवात। जून 2020 अर्थात आज प्रारंभिक सप्ताह चल रहा है। अरब सागर में उठे हुए चक्रवात का नाम क्या है? आपको बताना है वो कौन सा चक्रवात है जो कि आपके अरब सागर में उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे सभी दक्षिण पश्चिमी राज्यों की ओर, और यह है निसर्ग। निसर्ग नामक ये जो चक्रवात है, इस पर हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर दोनों तरफ चक्रवात होते हैं, बंगाल की खाड़ी में भी और इसके साथ साथ अरब सागर में भी। जो बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवात होते हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा तीव्र होते हैं, ज्यादा क्षमता वाले होते हैं, ज्यादा विनाशक होते हैं, जबकि अरब सागर के चक्रवात इतने ज्यादा क्षमता या विनाशक नहीं होते हैं। और जो अरब सागर में उठने वाले जो डीप डिप्रेशन था, मैंने ये सारी टर्म्स आपको पहले क्लियर की है, पिछली कक्षा में हमने इस पर डिटेल में चर्चा की थी। जब हमने अम्फान के बारे में पढ़ा था तो बंगाल की खाड़ी में अम्फान आया था, वहां पर हमने इसको क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, निसर्ग में तब्दील हो गया है डीप डिप्रेशन। अलग अलग स्टेप्स मैंने बताए थे कैसे हवा के दबाव के बढ़ने के साथ साथ अलग अलग स्थिति में जो है डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन किस तरह से बनता है। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्र से गुजरेगा बुधवार 3 जून को। कैसे गुजरेगा ये तो चित्र देखने के बाद पता चलेगा। तो ऐसे गुजरेगा, यहां देखिए इसकी उत्पत्ति हुई कुछ आपके लक्षद्वीप से थोड़ा सा ऊपर की ओर। ठीक है, लक्षद्वीप से थोड़ा सा ऊपर की ओर ये एक डिप्रेशन के रूप में स्टार्ट हुआ। इसके बाद में शुरुआती जो इसका प्रेशर था वो 25 किलो टन के करीब था। अब क्या होगा, ये पहले तो मजबूत होगा और जैसे ही धरातल पे टकराएगा उसके साथ इसका डिप्रेशन जो है ना, इसका जो केटी, जो किलो टन इसका जो पावर होगा वो कम होगा। देखो यहां तो ये 50 केटी पर पहुंच गया, 25 से शुरू होकर के 50 पर। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा तब तक ये वापस से कमजोर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, चक्रवात जैसे ही धरातल से टकराता है
उसकी शक्ति कम होती है लेकिन उसका क्षेत्र बढ़ता है, उसका प्रसार बहुत ज्यादा क्षेत्र में हो जाता है। तो यह है हमारा निसर्ग, जो कि अब एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है। अभी हाल ही में हमने बहुत कुछ खोया है अम्फान में। चलिए तो बात करते हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं। दोस्तों चक्रवात दरअसल आपके समुद्री क्षेत्र से शुरू होते हैं। खास करके दो तरह के चक्रवात हम पढ़ते हैं, एक को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है, और एक को हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल जो है वो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो आपके भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में बनते हैं। भूमध्य रेखा पर नहीं बनते हैं क्योंकि वहां पर कॉरियोलिस इफेक्ट नहीं होता, जो चक्रवात को आवश्यक घूमने की गति प्रदान करता है। कॉरियोलिस इफेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो क्या होता है कि लगातार तेज गर्मी की वजह से समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है उसका पानी गर्म होता है और ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने की वजह से वहां एक अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ये कम वायुदाब का जो क्षेत्र है वहां पर जो हवा है ऊपर उठती है तेजी से, और जो नमी उसमें पानी में है, जो वाष्पन की ऊष्मा को उपयोग करके और नमी जो ऊपर हवा में वाष्प बन जाती है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से हवा के साथ मिलती है और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में आपके एंटी जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखो कैसे घूमते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ। ये देखो, ये आपके एक चक्रवात का तरीका होता है। होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका मान लीजिए ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। ओके, इसका रंग थोड़ा मैं चेंज करना पड़ेगा। ये भूमध्य रेखा है हमारी। इस भूमध्य रेखा पर आप देखोगे तो आप देखते हो कि हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं वो कुछ इस तरह से बहती है, ठीक है। तो इसमें जो घूर्णन होता है वो ऐसे होता है व्यापारिक पवनों में। लेकिन मान लो इसी भूमध्य रेखा से, इसी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर अगर कोई चीज ऐसे बह रही है, इसमें ये घूर्णन इस तरह से होगा। बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। होता क्या है, अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करें, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी घूमती है इस तरफ, ठीक है, कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब मान लो ये आपका गोलार्ध हो गया, यहां पर कोई बिंदु पर कोई स्थिति पे कोई जगह कोई बिंदु पड़ा है, ठीक है, और यहां से आप किसी चीज को फेंकते हो, उसे आपको भेजना है यहां पर, हवा को यहां भेजना है। अब क्या होगा, जब ये पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये बिंदु तो खिसक जाएगा, ये बिंदु तो खिसक जाएगा इस जगह पर, और यहां पर स्थित बिंदु चला जाएगा यहां पर। तो क्या होगा, यहां से फेंकी हुई यहां पर जो चीज है वो इस जगह पहुंच जाएगी। अर्थात इस तरह से इसमें एक राउंड सा आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। दोबारा से बता देता हूं, मान लीजिए आप इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं। आपने यहां से शुरू किया, लेकिन जब तक आप यहां पहुंचेंगे तब तक ये बिंदु तो आपका चला जाएगा इस जगह पर, और यहां पर जो बिंदु है वो आ जाएगा यहां पर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी गोल घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी के गोल घूमने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर ये आपका कोई बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, यहां पर आप जो है यहां से इस कोने पर जाना चाहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन जब आप यहां से शुरू करते हैं तब तक पृथ्वी घूम जाएगी और आप पहुंचोगे यहां पर, ठीक है। तो पहुंचना यहां था, पहुंच गए यहां पर, यहां से शुरू किया यहां पहुंचे, तो कैसे घूमे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप घूमना शुरू करते हैं, और इसीलिए आपकी जो चक्रवात है, खास करके जो जितने भी आपके हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, विली विली हो गया, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसी का विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। मान लो आप यहां से इस जगह पर पहुंचना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है, तो आपको यहां पहुंचना है, लेकिन क्या होगा, आपका ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, ठीक है, और यहां पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, जो पीछे है, ये वाला बिंदु यहां आ गया, तो आप एक्चुअली तो यहां पहुंचे ना भाई, आप एक्चुअली यहां पहुंचे क्योंकि ये बिंदु यहां आ गया, आपने शुरू यहां से किया था, क्योंकि तब तक ये बिंदु भी यहां पहुंच चुका है, तो ये बिंदु यहां पहुंच गया, आपकी हवा यहां पहुंची। इस तरह से आपका क्लॉकवाइज राउंड होता है, किसमें, आपके जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें, ठीक है। चलिए, इस तरह से जब आप ये देख रहे हो ना, आप ये कैसे घूम रही है हवा, इस तरह से आई हवा, इस तरह से घूमना शुरू किया, इस तरह से फिर बाहर निकल के और ऊपरी स्तर पर जाने के बाद वापस ये क्लॉकवाइज घूमती है, नीचे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब ये ऊपरी शोभ मंडल तक चला जाता है तो क्लॉकवाइज घूम करके वहां बादलों का निर्माण करता है। ऊपर उड़ती हुई हवा ठंडी होती है, बहुत से बादल बनाती है, और जैसे ये सतह पर टकराता है
उसके साथ ही हवा ऊपर की ओर उठते हुए बारिश करना शुरू कर देती है बहुत तेजी से। ये है आपका साइक्लोन का सिस्टम। साइक्लोन के बीच का ये पोर्शन जो होता है ना, यहाँ पर दोस्तों दबाव बिल्कुल कम होता है, बाकी जगह तो बाहर की तरफ हवा फेंक रही होती है। ये दबाव कम होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। आई होप आपको ये सारा कंप्लीट चित्र समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप दोबारा इसको देख ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाम कैसे रखा, निसर्गी नाम क्यों रखा? बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रकृति। दरअसल क्या है दोस्तों, एक पहले लिस्ट थी हमारे पास 64 नामों की, वो पूरी हो गई एम्फान के साथ में। अब नई सूची में से नाम लिए गए। ये नामकरण के लिए शुरुआत की गई थी 2004 में। 2004 में जो है चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू की गई और इसके अंतर्गत विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग जो है मिलकर के इसके लिए करते हैं। इसका केंद्र आपके दिल्ली में है, ठीक है। और भारत की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे क्षेत्र पर इन चक्रवातों का ध्यान रखे। हालांकि नामकरण केवल भारत नहीं करता है, कुल 18 देशों का इसमें सहयोग होता है। 8 देशों। कौन कौन से 8 देश हैं? जो अरब सागर और आपके जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर क्षेत्र में है, जिसमें आपके बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी शामिल हैं। ये सभी के नाम एक एक करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल हिसाब से नाम रखे जाते हैं। इस बार जो नाम रखा गया है वो बांग्लादेश के शब्द निसर्ग से रखा गया है, जिसका मतलब है प्रकृति। तो क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी तरह के मैटर के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर online.rsjunction.com पर आप जा सकते हैं, या एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, एक बार जरूर जाएं दोस्तों, देखिए। अच्छा नहीं लगे तो तुरंत बाहर निकल जाना, ठीक है, अनइंस्टॉल कर देना, बट कम से कम एटलीस्ट जाइए जरूर, बिकॉज डोंट लेट योर स्टडी टू स्टॉप ड्यू टू कोरोना वायरस। आरएस फ्री टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, 700 रुपए की टेस्ट सीरीज है, अभी एक्सटेंड कर रहे हैं हम उसको दिसंबर तक के लिए। तो जो टेस्ट हमारे 4 होने थे अब हम 2-2 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम लेट हो सकता है। तो प्रैक्टिस बनी रहे, हम जारी रहे, लगातार पढ़ते रहे। उसके लिए एसीएफ के लिए मैंने 499 में कोर्स कर दिया है। इससे सिंपल नहीं मिलेगा, 40 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 40 के करीब और आएंगे। 80 वीडियो में आप पूरा आपका एसीएफ का एनवायरमेंटल साइंस कवर हो जाएगा, और ये आपको आईएएस जैसे एग्जाम में भी बहुत मदद करेगा। आर्ट एंड कल्चर का हमारा कोर्स सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आरएस के परिप्रेक्ष्य से, विशेषताओं के साथ में कंपैरिजन करते हुए, और बिल्कुल ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी का कोर्स आ रहा है हमारा 22 तारीख को, तो ऐसे बहुत से कोर्सेज आएंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जिन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखा है वो अपनी एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि अपडेट करने से उनको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। जो भी हम कुछ नया करते हैं, नया वीडियो ऐड होता है, कुछ भी होता है, नोटिफिकेशंस के लिए आप अपने ऐप को अपडेट जरूर करें। अगला प्रश्न आज का हमारा, स्पेस एक्स ऐसी कंपनी जो कि निजी क्षेत्र में अब वायुयान जो है अंतरिक्ष यानों को भेज रही है। स्पेस एक्स द्वारा अपना यान फाल्कन 9 जो है वो कल लॉन्च किया गया, और इस फाल्कन 9 ने क्रू ड्रैगन नामक जो एक लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल फाल्कन 9 है। क्रू ड्रैगन वो सूट है जिसमें वो गए हैं, ठीक है। वो एक तरह का बिल्कुल गोल सा एक नारियल जैसा होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में लॉन्च होते हुए, ठीक है। इसमें उनके लिए बैठने की व्यवस्था होती है, जितने भी हमारे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वो इसमें बैठते हैं। रॉकेट का काम होता है केवल इसको थ्रस्ट देना, बाद में ये जाकर के हमारे परिधि में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो इसमें कुल 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। चलिए उनकी जानकारी ले लेते हैं। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, और इसके रॉकेट ने शनिवार को 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नासा के रॉबर्ट बैनकेन और डगलस हर्ले, ये 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको इसमें भेजा गया है निजी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 नामक रॉकेट से। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी अंतरिक्ष है, जो कि व्यावसायिक शाखा है इसरो की, उसके पीएसएलवी द्वारा सबसे सस्ते लॉन्चिंग किए जा रहे हैं। तो हमारा कॉस्ट लगभग 118 करोड़ के करीब पड़ता है, लेकिन इसने हमसे भी सस्ती रेट में पर किलोमीटर पर जो खर्च में वेट जो है थ्रस्ट ये लेकर जाता है, उसके हिसाब से उससे भी सस्ता ही दे रहा है। तो अब कंपीट कर रहा है इसरो के साथ में। इसरो के पास बड़ी चुनौती होगी कैसे करके वो अपने लाभ को बनाए रखे। अगला प्रश्न हमारा राजनयिक के बारे में है, नियुक्ति के बारे में। गायत्री आई कुमार एक महिला है, ठीक है। तो गायत्री आई कुमार जो कि हमारी आईएफएस ऑफिसर है, उनको किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में नए राजदूत की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि जो पिछले राजदूत हैं
उनका समय कार्यकाल पूरा हो गया था। ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त इनको बनाया गया है। ये आईएफएस की सेवा अधिकारी है 1986 बैच की। फिलहाल यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत है। ये रुचि घनश्याम का जगह लेंगे, तो रुचि घनश्याम जो अभी सेवानिवृत्त हुई है उनका स्थान लेंगे। 30 वर्षीय लंबे कार्यकाल में कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई अन्य जगह पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछे जाने लायक है। हाल ही में लॉन्च किए गए चैंपियन पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर होगा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनसे संबंधित सीधा सीधा। ठीक है, चलिए इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। कल इसका लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी जी ने चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, मतलब एक प्रोसेस, एक मॉडर्न प्रोसेस, इसके लिए आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए छोटी छोटी हमारी इकाइयां, जो माइक्रो है वो स्मॉल में बदले, जो स्मॉल है वो मीडियम बने, मीडियम है वो बिग बने, ये इसमें किया जाएगा। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। चैंपियंस देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की निगरानी में लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी सीपी ग्राम से जोड़ा गया है। फायदा क्या होगा? अगर कोई भी व्यक्ति सीपी ग्राम्स पर भी शिकायत करेगा तो सीधा चैंपियन पोर्टल पर आ जाएगा। खासकर एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी शिकायत होगी वो यहाँ पर एक साथ डील हो पाएगी। तो एक मतलब जिसको ई गवर्नेंस बोला जाता है ना, ई गवर्नेंस की तरफ एक और कदम है, ताकि ऑनलाइन घर बैठे बिना किसी मीडिएटर के जो आपको रोके आप यहाँ पर एप्लीकेशंस दे सकते हैं। यह है आपका चैंपियंस, creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. So if you are at the micro, you can go to small, then medium, and then you can be the champion. Or a small hands to make you large. ये इसका एक वाक्य है, और इसमें एक चक्र दिखाया गया है, व्हील दिखाया गया है। हमारे झंडे में भी ये दिखाई देता है, और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रीज में भी दिखाई देता है कि ये चक्का चलता रहना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आप और हम भी साथ साथ आगे बढ़ते रहें, उसके लिए जरूरी है मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करें, म्यूचुअल। ठीक है, मतलब जिस तरह से राइजोबियम के जो जड़ें होती है, जो उसमें कुछ बोलते हैं ना, एक छोटे छोटे गांठें होती है, ठीक है, उन गांठों के अंदर होता है आपका चने के पेड़ों में राइजोबियम। तो उसी तरह से हम भी एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का पोषण करें, आगे बढ़े। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह से मैटर आपके लिए इकट्ठा करता रहूंगा, लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।